कार्यक्रम शब्दचित्र सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, आज के शब्दचित्र कार्यक्रम में अपनी लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं पवन शर्मा। मेरी पहली लघु कथा है ठंडक। छत पर दादी और पोती पास पास लेटे हुए बातें कर रहे हैं। पोती की उम्र महज 10-11 साल की होगी। चांद तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं दादी? पोती ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हाँ ना बिटिया, गर्मी में वातावरण साफ रहता है इसलिए, दादी ने कहा। दादी देखो, चंदा मामा के यहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है। हाँ बिटिया, एक चंदा के यहाँ और एक तेरे पास, कहकर दादी हंसी। वो क्या कर रही है अम्मा? पोती ने पूछा। सब कहते हैं कि वो चरखा चला रही है। चरखा क्या होता है? जिससे सूत काटते हैं। सूत क्या होता है? पोती की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। सूत के ही तो हम सब कपड़े पहनते हैं, दादी ने समझाया। पोती ने अब कोई सवाल नहीं किया। दादी, पोती अधिक देर तक चुप नहीं रह सकी। क्या है? कुछ नहीं, सोचते हुए पोती ने मना कर दिया। नीचे से आवाज़ आई, सुमी चल खाना खा ले। पोती ने नीचे से आई आवाज़ को अनसुना कर दिया। जा नीचे, तेरी माँ आवाज़ दे रही है, जाके खाना खा ले, दादी ने पोती को झकझोरा। नहीं खाऊंगी, पोती के स्वर में रोष था। क्यों नहीं खाएगी? पोती चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसे चुप देखकर अम्मा ने फिर कहा, जाना खाना खा ले, नहीं तो तेरी माँ गुस्सा होगी। पोती फिर चुप रही, आसमान में चंदा के भीतर बैठी बुढ़िया को देखती रही। दादी एक बात बताओ, पोती ने कहा। क्या बताऊं? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? पूछते हुए पोती की आवाज़ थरथरा गई। दादी चौंक पड़ी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है? दोनों भैया लोग कह रहे थे। पोती की आवाज़ में थरथराहट बढ़ गई। क्या? दादी ने पूछा। कह रहे थे कि तू तो लड़की है, कल को ये घर छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। पोती सुबकने लगी। ये भी कह रहे थे कि हम तो लड़के हैं, दादा दादी का प्यार लड़कों पर अधिक होता है। दादी ने पोती को अपने सीने से चिपका लिया। तू तो हमारे दिल का टुकड़ा है बिटिया। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, धीमी धीमी हवा चल रही है। गर्मी के दिनों में भी अपनी दादी से चिपकी पोती को असीम ठंडक महसूस हो रही थी। मेरी दूसरी लघु कथा है विलाप। जैसे ही खबर लगी तो घटनास्थल तक मीडिया रिपोर्टर दौड़ पड़े। टीवी के समाचार चैनलों में हेडलाइंस बनने लगी। सरकारी और विपक्ष के प्रवक्ताओं की बहसें होने लगीं। सरकार ने, विपक्ष ने, प्रमुख लोगों ने ट्वीट रीट्वीट कर अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। सरकार ने एक विशेष विमान और एक टीम घटनास्थल तक भेजी। विशेष ट्रेन से मृतकों के शव उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जैसे ही शव गांव पहुंचे, मातम शुरू हो गया। हालांकि जब से घटना की खबर गांव को लगी है, तब से गांव के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गांव में मीडिया पहले से ही है। रिपोर्टर कैमरा ऑन करके खड़े हैं। रिपोर्टर, आपका बेटा शहर क्यों गया था? बूढ़ा, कमान खान गए थो। रिपोर्टर, फिर आपका बेटा गांव क्यों लौट रहा था? बूढ़ा, सगरे कारखाने बंद हो गए, पैसा धेला खत्म हो गो, भूखे मरन लगे, तई के मारे। रिपोर्टर ने फिर पूछा, सरकार ने मना किया था कि जो जहाँ है वहीं रहे, फिर? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। रिपोर्टर फिर पूछता है, सरकार ने बसें चलाई हैं, ट्रेनें चलाई हैं श्रमिकों को उनके घर गांव तक पहुंचाने के लिए, फिर आपका बेटा पैदल ही क्यों आ रहा था? बूढ़ा फिर चुप रहा।
रिपोर्टर ने फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है? बूढ़ा बोला, गांव के मोड़न ने बताओ कि सब लोगन पाँव पाँव घर आ रहे थे, थक के सो गए, नींद लग गई और कट गए। रिपोर्टर, सरकार आपको मुआवजा दे रही है, ऐलान कर दिया है, पता है आपको? बूढ़ा चुप रहा। रिपोर्टर ने फिर कहा, उन पैसे से आपकी ज़िंदगी अच्छे से बीत जाएगी। बूढ़ा चुपचाप रहा। रिपोर्टर, सरकार से कुछ कहेंगे, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। बूढ़ा, सरकार थोड़ी रोवे आवेगी हमरे साथ, हम ही रोवेंगे। वाहनों से शव उतारे जाने लगे। बूढ़ा थर थर काँपने लगा। बुढ़िया भी उसी के पास आकर विलाप करने लगी। कांपता हुआ बूढ़ा चिल्लाया, काहे के लाने रो रही है? जे कह रहे थे कि मुआवजा मिलेगो, बासे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जावेगी। पर मेरा मोड़ा, बुढ़िया विलाप कर करके अपनी छाती पीटने लगी। वाहनों से शव अभी भी उतारे जा रहे थे। अगली लौकथा है रास्ता। सारा काम निपटाने के बाद लक्ष्मी बोली, अब मैं जाएगी मैम साहब। काम हो गया? मैम साहब ने पूछा। पूरा इंच, कोई भी काम नहीं छोड़ा, लक्ष्मी ने जवाब दिया। ठीक है जा, मैम साहब ने कहा। कल मैं नहीं आएगी, लक्ष्मी बोली। तेरा इस माह कितना नागा हो गया जानती है ना तू? मैम साहब ने कहा। फिर भी नहीं आएगी मैं, लक्ष्मी ने साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ किया। कल ऐसा क्या है? मैम साहब ने पूछा। लक्ष्मी चुप रही पर आंखों में चमक उभर आई। बताना, मैम साहब ने फिर पूछा। लक्ष्मी की आंखों की चमक दुगनी हो गई। कल हम लोगों का मैरिज का सालगिरह है, इस वास्ते। अरे वाह, फिर? मैम साहब को आश्चर्य हुआ। फिर क्या मैम साहब? मेरा बानू बोला कि मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, मेरे को साड़ी और उसको जीन्स शर्ट, घूमेंगे फिरेंगे, डिनर करने को भी बोला, इस वास्ते। बानू कौन? मैम साहब ने पूछा। अरे वो मेरा हस्बैंड, प्यार से उसको बानू बुलाती मैं। लक्ष्मी की आंखों में चमक कम नहीं हुई। तेरा बानू तुझसे बहुत प्यार करता है? मैम साहब ने पूछा। बहुत एच, लक्ष्मी ने जवाब दिया। कैसे मालूम कि वो तुझे बहुत प्यार करता है? मैम साहब, ये तो एहसास करने की बात है ना, मैं एहसास करती। कभी झगड़ा नहीं होता तुम दोनों में? मैम साहब ने पूछा। होता ना, पैसे की तंगी से कभी कभी, पर जल्दी ही ख़त्म हो जाता, ज़्यादा टाइम नहीं खींचता। अच्छा, मैम साहब को आश्चर्य हुआ। वो गुस्सा होता तो मैं सरेंडर कर देती, और मैं होती तो वो, ऐसे ही सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। कितने दिन की ज़िंदगी, प्रेम प्यार से रहो, वही अच्छा। मेरा बानू मुझसे ऐसा कहता। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लच्छो, कहते हुए मैम साहब कहीं खो गई। थैंक यू मैम साहब, ऐसा ही सुबह सुबह मेरा बानू मुझको बोला, हंसते हुए लक्ष्मी ने कहा और चली गई। लक्ष्मी और बानू के रिश्ते में कितना प्यार, अपनापन और विश्वास है, ये मैम साहब महसूस कर रही थीं। उन्हें लगा कि आज लक्ष्मी ने उनके और हेमंत के बीच के रिश्ते में बढ़ते हुए तनाव को दूर करने का रास्ता दिखा दिया। अगली लोक कथा का शीर्षक है अपने दुख अपने सुख। मिश्रा जी के जाने के बाद वे सोफे पर बैठ गए। पत्नी भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, अच्छा हुआ चले गए, 3 घंटे से बैठे गप में हाथ मार रहे हैं। उन्होंने चश्मा उतारकर अपने दाएं हाथ की हथेली आंखों पर फिराई। क्या करे, परेशान हैं। अब क्या हो गया? पत्नी ने पूछा। अरे वही घर घर की कहानी है। वे लंबी श्वास छोड़ते हैं। इस उम्र में उनके लड़के और मिश्रा इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा कठिन समय चल रहा है मिश्रा जी का, वे बोले। बदकिस्मती की यातनाएं भोग रहे हैं, सब कुछ बच्चों के नाम करके, ऐसा कह रहे थे वो। बताओ तो कैसे कैसे बच्चे हो गए आजकल के,
इस समय मिश्रा जी और मिश्राइन को बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत है। उनकी पत्नी ने कहा। मिश्रा जी ने सब कुछ बच्चों के नाम करके गलती की। इस मामले में अपन लोग सुखी हैं। विनीत और बहू ने हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया। वे चश्मा पहनते हुए बोले, भले ही मैंने विनीत को अपनी कोख से जन्म न दिया हो। उनकी पत्नी ने उन पर गहरी निगाह डाली। अब की बार वे चौंके। उन्हें याद आया, तीसरे माह पत्नी की प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई थी। फिर 10 साल तक दवा दारू करवाते रहे थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा जाकर मत्था टेका था, मन्नतें मांगी थी। कुछ नहीं हुआ था, जैसे कि ज़िंदगी ही रूठ गई हो। धीरे धीरे रही सही आस खत्म होने लगी। दोनों ने निर्णय लिया कि बच्चा एडॉप्ट करेंगे, सो विनीत को एडॉप्ट किया। सर्वगुण संपन्न विनीत आज भी उन दोनों के दिल का हीरा है। कभी भी अपने बच्चे की टीस नहीं उठी उन दोनों के दिल में। फिर लोगों को क्यों कहें कि विनीत उनका एडॉप्टेड बेटा है। बेटा है तो है। अगली लव कथा है, ऐसा नहीं देखना। बैग को मेज़ पर रखकर वह निढाल सोफे पर बैठ गया। दिमाग अभी भी भन्ना रहा है। पत्नी भीतर से गिलास में पानी लेकर आ गई। रख दो, मेज़ की तरफ इशारा कर वह बोला। पत्नी ने पानी का गिलास मेज़ पर रखा। क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि दिमाग की नसें फट पड़ेंगी। बताओ ना क्या हुआ? पत्नी ने फिर पूछा। आजकल के लड़कों में कोई मैनर्स नहीं रहा। मतलब? वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बताएगा तो नाहा की पत्नी चिंता करने लगेगी। वैसे भी शुगर की पेशेंट है। चलो चाय पिला दो, उसने कहा। बना कर लाती हूँ, कहकर पत्नी किचन में चली गई। सोफे पर बैठे बैठे उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। अपने घर से 40 किलोमीटर दूर ऑफिस अप डाउन करते समय ऐसे किस्से अमूमन देखने को मिलते हैं। फिर से आज हुई घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। सामने वाली सीट पर बैठे दो लड़के, सुमित की उम्र के, मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, ईयरफोन लगाकर, कुछ अश्लील सा। उसकी बगल में बैठी हुई लड़की को भद्दे कमेंट करते हुए। लड़की विचलित है, अपनी आंखों में आंसू दबाए। उसने मना किया, बात बढ़ी। दोनों लड़कों ने उसकी कॉलर पकड़ ली। बैठी हुई सवारियों ने बीच बचाव किया। बस उसके मुंह से शट अप लीव मी की घरघराती आवाज़ निकली। अगले स्टॉप पर लड़की उतर गई, पर लड़कों के कमेंट बंद नहीं हुए। चाय लो, बिस्कुट लाऊं, खाओगे? पत्नी ने कहा। नहीं, कुछ परेशान लग रहे हो, पत्नी ने पूछा। नहीं तो, कहते हुए चाय का कप उठाकर वह चाय पीने लगा। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? पत्नी को चिंता होने लगी। बस में हुई घटना पर उसने चुप्पी साध ली। चाय पीते पीते उसने देखा कि सुमित कान में ईयरफोन लगाए और हाथ में मोबाइल पकड़े अपने कमरे से निकला। उसने सोचा शायद कोचिंग जा रहा है। अचानक उसके ज़हन में सुमित के चेहरे पर बस के उन लड़कों के चेहरे दिखाई देने लगे। नहीं, सुमित ऐसा नहीं हो सकता। वह सुमित को उन लड़कों जैसा नहीं देखना चाहता। उसके मुंह से शट अप लीव मी की घरघराती आवाज़ निकल रही है, ऐसा उसे लगने लगा। श्रोताओं, अभी आप पवन शर्मा की लिखी लघु कथाएं सुन रहे थे। अगले मंगलवार कार्यक्रम शब्द चित्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।